नमस्कार, जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। व्यक्ति जब जीवन में तप करता है तो उसको फल मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन सार्थकता की ओर जाता है। व्यक्ति एक पद पर पहुंचता है, एक मुकाम पर पहुंचता है, लेकिन मुकाम पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की कहीं ना कहीं दिनचर्या में परिवर्तन होता है और जिस प्रकार का उसका संघर्ष रहा वो भी कभी ना कभी धीमा पड़ता है। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो शुरू से ही तप करता आया है, मानव सेवा की है, मानव साधना की है और आज जब जीवन के इस पड़ाव पर सफलता के शिखर पर है तो मध्य प्रदेश में एक ऐसा तपोवन यानी जहां तप करने का स्थल है उसका निर्माण किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा की। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और साथ ही अगर हम बात करें मोटिवेटर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका IND। नमस्कार सुनील भाई। IND 24 के सभी दर्शकों को नमन, बहुत बहुत नमन सुनील भाई। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आपकी शुरुआत से लेकर और अभी तक लगातार आपके जीवन में संघर्ष रहा है, हर स्थिति में आपने संघर्ष किया है, तप किया है। मानव सेवा हम लगातार देखते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप राजनीति में भी हैं, समाज सेवा में भी, चिकित्सा में, लगातार आप मानव सेवा के लिए प्रेरित रहते हैं। तब तो आप कर ही रहे हैं, तपोवन की परिकल्पना कहाँ से आई आपके जहन में? जीवन यात्रा में अगर हम अपने ज्ञान चक्षु उनको खोल के रखें, अगर हम अपने जिसे कहते हैं सुनिए भी ज्ञान का भंडार है ना, हर व्यक्ति के पास में ज्ञान का भंडार होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव के साथ में अपना जीवन यात्रा यापित करता है, संपन्न करता है, तो जिसके पास पहले से ही ज्ञान का भंडार है उसमें और ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी होगी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो ज्ञान शून्य है, जो बर्तन है मेरा ज्ञान का, वो शून्य है। वो शून्य है। मैं जब भिक्षा पात्र लेके समाज में निकलता हूँ तो अगर ये भिक्षा पात्र मेरा खाली है तभी कोई दानदाता उसमें डालेगा ना। अगर लबालब भरा है, भंडार भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति से मैं क्या लूँगा। तो मनुष्यों को मुझे चाहिए ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा, मैं इसे ईगो कहता हूँ, अहंकार की परिभाषा बहुत दिनों बाद मुझे जब समझ में आई कि यह अहंकार एक प्रकार का वो बोध है जिससे आप अपना आकार जानने लगते हो। अहम आकार, मैं क्या हूँ। ये मैं की भावना हमेशा जो है एक दीवार के रूप में सामने आ जाती है और बहुत कुछ जो आपको मिलना होता है उसे रोक देती है। तो सबसे पहले तो ये मुझे समझ में आया कि इस मैं की भावना को हटाओ। अगर मैं किसी से बात करता हूँ, अक्सर बोलचाल में ऐसा होता है, मेरे जो दर्शक भाई बंधु हैं, मातृशक्ति है, आप देखिएगा सुनील भाई, जीवन में एक परिवार के साथ आप जो है एक हॉलीडे मनाने गए, मान लीजिए वैष्णो देवी गए, मान लीजिए कहीं साउथ में गए, मान लीजिए मनाली गए, और आप वहाँ से जब लौट के आते हैं और आपके घर में कोई दूसरा परिवार आता है या आप अपने दो दोस्तों के बीच में बैठे हो और आप अपना अनुभव जो शेयर करने लगते हो एक जिज्ञासा के साथ में, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को कि क्या वो जो समूह है, वो परिवार, वो दोस्तों का, वो पूरी की पूरी बात जो है आपकी सुनता है क्या, आपको पूरा बोलने का मौका देता है क्या। जी। आप शुरुआत करते ही हो कि भैया इन छुट्टियों में जो है हम मनाली गए थे, बड़ा मज़ा आया, हम वहाँ पे, अरे मैं भी तो मनाली गया था 1 साल पहले, अरे क्या मज़ा आया था मनाली में, मैं फलाने गया, दूसरा बंदा, आपकी बात रुक जाती है। आज के डेट में कोई आदमी सुनना नहीं चाहता। हम अच्छे श्रोता क्यों नहीं बन सकते। तो जीवन में एक चीज़ ये भी समझ में आई, वैसे पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, मैं जब तक मेरे पेशेंट की पेशेंस के साथ में, मेरे पेशेंट की पेशेंस के साथ में बात नहीं सुनूंगा अच्छा श्रोता बन के, तब तक वो खाली नहीं होगा। उसकी वेदना को हरना ही तो मेरा काम है। उसकी बात को ठीक से सुनना, उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं क्या उसके साथ में कनेक्ट हो पाता हूँ सुनील भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा संघर्ष, मुझे लगता है कि संघर्ष जो है अगर किसी के जीवन में नहीं है, इसका मतलब है कि वो पतन के रास्ते में है। मेरे लिए संघर्ष जीवन की ऊंचाइयाँ हैं।
संघर्ष, हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, हम जब ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस फूल जाती है, गिरने से घुटने तक छिल जाते हैं। अगर किसी धावक के आपको घुटने छिले देखें तो समझ लीजिएगा कि मेहनती आदमी है। और रही बात तपोवन की, तप, मैंने कहीं गुरुजी से बात करते करते मैंने पूछा था कि गुरुजी तपस्या और तप, नर्मदा जो है इसे तपोभूमि कहा गया है ना। ऐसा कहा गया है कि हमारे पुराणों में भी कि गंगा में तो जो है, गंगा जी में तो डुबकी मार के आपके जो है पुराने जितने भी कर्म कुकर्म है वो डिटर्जेंट से साफ होते हैं, लेकिन नर्मदा जी के तो मात्र दर्शन से जो है आप तर जाते हो। तपोभूमि कहा गया। और अज्ञात रूप में भी जो है नर्मदा किनारे हजारों तपस्वी जो है आज भी तपस्या करते हैं। उनका तपस्या पूर्ण नहीं होती जब तक नर्मदा किनारे जो है कुछ समय ना बिताएं। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से आभास भी है। तो यही प्रेरणा थी कि अब चूंकि मैं नर्मदापुरम में ही रहता हूँ मैं, और अपना अस्पताल भी है, तो निवास वहाँ बनाना था। तो या तो मैं ये लोहा, सीमेंट और टाइल्स और इटालियन मार्बल से बना लेता, जैसे आज एक भव्य भवन बनता है जैसा। लेकिन मेरे मन में ये आया कि क्यों ना जो है पूरे प्राकृतिक संसाधनों से, इस मिट्टी से, इस धरा की जितनी भी प्राकृतिक संपदा हैं, केवल इन्हीं से। 1000 साल पहले भी तो लोग रहते होंगे, जब ये लोहा, जब तक सीमेंट बना नहीं था, कैसे रहते होंगे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, उनसे सलाह करके मैंने बोला यार मुझे जो है एक मिट्टी का मकान बनाना है वहाँ पे। मैं अब क्योंकि वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो मुझे मेरे अनुसार जो है बना दो। तो वो बातों बातों में करते करते जो है वो पूरा जो जब उसे डिज़ाइन बना और वो जब निकल के आया है, आज 3 तारीख को हमने जो है गृह संस्कार उसमें प्रवेश किया है। तो ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था कि जितने लोग आए उन्होंने जो है उस चीज़ को जो है बहुत अलग दृष्टि से लिया, सबने अपने अनुभव भी बताए। तो उसका नामकरण जो है हमने तपोवन रखा है, निवास का नाम तपोवन है। और तपस्या, तप से मेरा जो, मैं जिससे परिभाषित करता हूँ कि त्याग के साथ में वो हर कार्य हम कार्य करते हैं सुनील जी, तो हम उसके फल की एक लालसा पहले कर लेते हैं, लालसा रखते हैं, है ना। तो आप जब आपके मस्तिष्क में यदि वो उसके परिणाम की लालसा पहले से ही यदि आ जाती है तो आपके कार्य में जो है थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाती है। 100% शुद्धता के साथ कार्य नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही उसमें उसके परिणाम की चिंता आ चुकी है ना। तो तपस्या का अर्थ केवल बैठ के पूजन और पाठ नहीं होता। तपस्या का मतलब ही होता है कि दैनिक जीवन में भी हम जो कार्य करते हैं उसके फल का त्याग कर ही हम जो है कार्य करें। तो उससे आपका कार्य करने की जो दक्षता है वो 100% शुद्ध रूप से आपकी पूरी वैचारिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा, सारी ऊर्जा जो है वो शुद्ध रूप में लगती है। इसे ही तप कहते हैं। अगर हम तपोवन की बात करें सर, कितने स्क्वायर फीट या कितनी एरिया में फैला है, क्या क्या उसमें बनाया गया और किन चीज़ों से? क्योंकि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि जो प्रकृति से जो पूर्व में या प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है, जिसके लिहाज से लोग रहते थे, उसी प्रकार का उसका आर्किटेक्ट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है? इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि सुनील जी की उसमें नींव ही नहीं है। वो जो तपोवन खड़ा है 14,000 स्क्वायर फीट में लगभग जो है वो तपोवन का निर्माण हुआ है। और उसमें बिना नींव के जी ज़मीन के ऊपर जो है जो विशेष तरीके से जो है उसकी जो पहली जो उसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो लगभग 8 फीट चौड़ी जो है उसमें स्पेशल मिट्टी को ट्रीट किया गया। उसमें मिट्टी, उसमें भूसा, उसमें कुछ और चीज़ें बना के। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि नर्मदापुरम के क्षेत्र में केसला और सुक्तवा लगता है जी, है ना, जो आदिवासी इलाका है। तो हमारे जो आर्किटेक्ट थे आशुतोष जी, उन्होंने बड़े खोज खबर करके गांव के भीतर जा जाके उन लोगों से संपर्क किया जो उस जनरेशन के आदिवासी हैं। क्योंकि वहाँ पे जब जाना हुआ, वहाँ से जब बोला गया कि ऐसा घर निर्माण करना, बोला साहब हम खुद जो है अब तो पक्के मकानों में रहते हैं, हमारे पुरखे जो है वो बनाया करते थे, अब हमें तो आइडिया नहीं। तो हमने फिर उन कुछ जनरेशन के कुछ लोगों को संपर्क किया, ढूंढा, उनसे कुछ चीज़ें सीखी, उनको लेके आए और उनके साथ फिर उसी जो पूरे जो कार्यकर्ता थे, जो निर्माण करने वाले जो थे, सारे के सारे वो केसला और सुक्तवा से लाए, दिन रात उनके साथ काम किया। मात्र 5 महीने में जो है तपोवन का निर्माण हुआ।
और उसमें जो है स्पेशल मिट्टी है, उसमें गोबर है, उसमें चावलों का जो धान का भूसा है वो है, और लकड़ी काफ़ी लगी है उसमें, जो सफ़ेदे की लकड़ी है, क्योंकि सागौन की लकड़ी महंगी पड़ती, बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो बजट में वो नहीं आ रहा था, तो हमने सफ़ेदे की लकड़ी को ट्रीट किया पेस्टिसाइड से ट्रीट करके। और उसके बाद जो छत है, सवाल फिर हुआ कि छत कैसे करें। मेरा मानना था कि पुराने गांव में जो खपरे होते हैं, कपरेल, उससे बने। फिर विचारों में आया कि नहीं, उसको जो है हम तुअर की जो खाड़ी निकलती है, जी। तुअर के बाद में जो है वो पौधा जो है वो खाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है वो खाड़ी, बहुत मजबूत। तो फिर जो है वो खाड़ी लेके आए, उसमें लगभग मेरे ख्याल से 60-70 ट्रैक्टर जो है वो खाड़ी के ढूंढ के लेके आए। फिर खाड़ी को ट्रीट किया पेस्टिसाइड से, फिर उसमें एक स्पेशल मेलेराइट का पेंट करके, फिर उनके बंडल बना के उसको कस के पूरा एक नेट बना के और उसको बनाना। और उसमें जो खिड़कियां लगी हैं, खिड़कियों में जो है ट्रैक्टर के टायर जो हैं, वो ट्रैक्टर के टायर लग के उसको एक गोल, हमारी खिड़कियाँ गोल आकृति की हैं, तो उसमें शुद्ध रूप से जो है उसमें लोहा नहीं लगा है, सीमेंट नहीं लगी है, उसमें ईंट नहीं है उसमें, और जो आधुनिक भवन जैसे निर्माण होता है वो कुछ भी नहीं है उसमें। और दीवारें उसकी लगभग 3-3 फीट की चौड़ी हैं, क्योंकि इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बरसात के पहले जब गर्मी थी, तो गर्मी में हम जब बाहर से जब भीतर जाते थे तो लगभग 7-8 डिग्री का सडन टेम्परेचर लॉस होता था, शीतलता का अनुभव होता था। अब उसमें एयर कूलिंग का सिस्टम जो बचा है वो अब लग रहा है, उसमें ऐसा मानना है कि मैं एयर कंडीशन ही लगाऊंगा, उसमें जो फ्लो है, वेंटिलेशन जो है वही पर्याप्त है। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतर चीज़ें हैं उसमें एक बैठक है, हमने जो सोफ़ा है वो भी जो नीचे जो लो सीटिंग वाला सोफ़ा उसका हमने इस्तेमाल किया है, और हॉल बहुत बड़ा है, कम से कम 100-150 लोग उसमें बैठ के आ सकते हैं। तो तपोवन का अर्थ है कि एक आधुनिक जो हमारी जो युवा तरुणाई है, इनको वो एहसास दिलाना कि इस आधुनिकता में भी जो है हम किस तरह से रह सकते हैं। और मैंने ये बड़ा साक्षात रूप से देखा जब 3 तारीख को हमने उसका जब गृह संस्कार किया कि हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो गया। अगर हम किसी के, है ना, अगर हम शहरों में जब किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़े महंगे फीचर्स लगे हैं, बड़ा जो है हम उसको अप्रिशिएट तो करते हैं, बट कनेक्ट नहीं होते। हम उसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, और बहुत अच्छा घर बनाया था, बहुत सुंदर है, किस आर्किटेक्ट ने बनाया, क्या है। लेकिन मैंने देखा कि तपोवन में जो लोग आए, एक तो मैंने किसी को नहीं कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है सुनील जी कि मैंने ना तो वहाँ पे लिखा कि कृपया जूते चप्पल बाहर निकालें, जी मैंने लिखा नहीं। मैं इसको देखना भी चाहता था एक एक्सपेरिमेंट के रूप में। विश्वास करें, वहाँ पे हर व्यक्ति वो अपने जूते और चप्पल बाहर प्रवेश करके गया। आपका जन्मदिन था 3 तारीख को, उसी दिन गृह प्रवेश या तपोवन में प्रवेश हुआ है। लोगों ने जब जूते चप्पल जिस प्रकार आप कह रहे बाहर उतारे, तो आपको तो लगा होगा कि जो आपका बनाना, तपोवन बनाना लगभग सार्थक हो गया, सफल हो गया। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उस तपोवन को जो है इस तरह से लिया जाएगा। और अब तो ये हाल है कि मेरे रोज फोन आ रहा है कि साहब हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, आपका तपोवन दिखाना है। मतलब होशंगाबाद में पहले सेठानी घाट और कुछ टूरिस्ट अगर देखें वहाँ हमारे मित्र हैं, हमारे आपका तपोवन दर्शनीय स्थल हो गया। हमारे मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, राजू भाई, उनका फोन आया, बोले डॉक्टर साहब अब आपके आगे देनी पड़ेगी जी। बोले साहब पहले हमारे मेहमान आते थे तो हम नमदापुर में सेठानी घाट और पहाड़ियाँ दिखाते थे। पहाड़ियाँ वहाँ पे जो है वो 10,000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग्स है वहाँ पे, तो दर्शनीय स्थल है, इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेस है। बोला साहब अब आपका तपोवन जो है आपको अनुमति देनी पड़ेगी, लोग आएंगे। और ये लगभग हर किसी ने उसको देखा। और ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम अपनी अम्बलाइकल कोड से ना माँ से जुड़े हैं। माँ, धरती माँ एक बाय डिफॉल्ट वो फीलिंग आएगी ही आएगी सुन भाई, है ना। आज जो है आप 7 स्टार में जाते हैं तो एक नया कल्चर डेवलप हो गया है कि 7 स्टार में एक अगर मिट्टी की हट बना दी जाती है तो लोग मरे जाते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप इस भौतिकवादी जीवन में ना उकता जाते हो। जितने भी इंद्रियो जनित सुख संपन्नता है, इंद्रियो जनित जी, भौतिकवादी जगत में इंद्रियो जनित सुख संपदा के लिए आदमी मरता है, लेकिन अल्पकालिक होता है। उसके बाद लौट के तो आएगा, अपने मूल में आएगा। सर भौतिकवाद की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में जहाँ भौतिकवाद चारों ओर है, तपोवन में मतलब डॉक्टर राजेश जी का नया ठिकाना तपोवन है। जिसको ही नर्मदापुरम में डॉक्टर साहब से मिलना होगा तो या तो हॉस्पिटल या तपोवन,
तो तपोवन में कितना समय गुजारेंगे और क्या थी इसकी पीछे की मंशा? कि आप सिर्फ नर्मदापुरम जाएंगे तब तपोवन में रुकेंगे, या तप जिस प्रकार से बात हो रही तप की, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी कि क्या करेंगे आप तपोवन में? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि नर्मदापुरम जाना नहीं, अब ये इसको हमने उल्टा कर दिया इसको। अच्छा। अब मेरा निवास जो है वो नर्मदापुरम हो गया है जी। जैसे लोगों की नौकरी लगती है तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वहाँ रहते हैं और शनिवार को अपने घर आ जाते हैं, अपना परिवार से मिलने के लिए आ जाते हैं। और पुनः मैं पूर्णतः से अब नर्मदापुरम शिफ्ट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मेरी कर्मभूमि वहीं से है। मैंने जो मेहनत करी है वो होशंगाबाद से ही सार्थक होती है। आज नर्मदापुरम जो भी है, या मुझे जो लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, विश्वास, उसका प्लेटफॉर्म नर्मदापुरम ही है जी। तो जीवन के इस पड़ाव में आके जो है मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं किस तरह से पुनः वो सारे संपर्क जो है फिर से बनाऊं। मैं जो भी अब तक ईश्वर ने जो हासिल किया है, मैं वो कैसे मेरे भाई बंधुओं के साथ में बांट सकूं। उसमें चिकित्सा तो एक कारण है ही है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मेरा जो भी जीवन बचा है, मैं उसे हमारा जो भारतीय सनातन विचार हैं, जो वैदिक ज्ञान है, मैं खुद उसका विद्यार्थी बना हूं। मैं बहुत जल्दी वहाँ पे संस्कृत के टीचर हैं, उनसे मैं संस्कृत सीखने वाला हूँ। मैं वो आएंगे, वह संस्कृत सिखाएंगे। मुझे लगता है कि संस्कृत एक ऐसा शब्द है जो हमारे भारत की ये लैंग्वेज है, और अनफॉर्चुनेटली जो है हम इसको बढ़ाते नहीं हैं आगे। जर्मन में भी कहा गया है, इवन जो कंप्यूटर के जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये भी कहते हैं कि संस्कृत इज़ द परफेक्ट लैंग्वेज। अगर कोई जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो एप्लीकेशंस अगर संस्कृत में होती, जैसे कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो .0 ऐसे करके कुछ करते हैं ना, तो वो भी कहते हैं। तो एक वो भी मेरा कौतूहल है कि हमने 6वीं 7वीं में एक विषय के रूप में संस्कृत सीखी थी, लेकिन बाद में नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हम जो है उस गीता, जैसे मैंने अभी इस पहले लॉकडाउन के दौरान मैंने पहली बार जीवन में पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक मैंने गीता पूर्ण रूप से पढ़ी। हमारा हिंदू जो है, हमारे घर में रामचरितमानस है, हमारे यहाँ गीता होती है, वेद होते हैं, लेकिन हम कभी पढ़ नहीं पाते पूरी तरह से। एक आध अध्याय कर लिया, सुन ली, भागवत सुन ली। लेकिन ये मौका दिया मुझे, कोविड ने मौका दिया कि मैंने गीता का अध्ययन किया, और गीता का अध्ययन के बाद में मैंने उसे जीवन के बड़े नज़दीक पाया। तो मैंने अपने अनुभव जो है उसमें जो है मेरे जीवन की जो गीता, मेरे जीवन के कुरुक्षेत्र को मैंने अपने शब्दों में उतारा, उसे काफ़ी सराहा, उसको मैं प्रिंट भी करवाऊंगा। और उसके बाद जो मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मैं वेद, इतना नॉलेज है सुनील भाई, इतना नॉलेज है, वो जिज्ञासा है उसमें। तो भारतीय सनातन चिंतन और वैदिक ज्ञान, इस पे जो है मैं किस तरह से मैं उसको युवाओं के बीच में लेके जाऊँ। मेरा युवाओं के साथ कनेक्ट बहुत बेहतरीन है। तो हमारा भारतीय सनातन चिंतन जो है, हमारा हिंदुत्व जो है, उसको कैसे हम जो है आधुनिक युवाओं के बीच में लेके जाएं, ये विषय जो है वो अपने जीवन में उतारें। जीवन जीने का तरीका, क्योंकि बड़ा ही रेडीमेड फार्मूले दिए हुए हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है हम नहीं कर पाते। तो वहाँ रहने का पर्पज़ जो है, नर्मदापुरम में रहने का पर्पज़, एक तो वहाँ रह के अस्पताल के प्रांगण में ही तपोवन है जी, तो मैं वहाँ पे पेशेंट भी देखूंगा। ठीक है, वहाँ पे जो है योग पे जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वैज्ञानिक जो उसका जो एक पृष्ठभूमि में योग में, कि मेडिकली किस तरह से जो है हमारा योग जो है, हमारे आसन जो है, हमारा प्राणायाम, ध्यान की विधि, उसका भी प्रचार प्रसार कैसे हो पाए, ये भी मैं करूँगा वहाँ पे। और वहाँ पे जो है जो हमने जो है 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमने जो प्लान किया है कि सबके साथ मिलके जो है मंडे का दिन जो है वो कृषि विषय पे चर्चा होगी। अच्छा, तपोवन हर मंडे तपोवन में जी। आप जब आएंगे देखेंगे तो वहाँ पे है, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे साउंड सिस्टम हम लगा रहे हैं। तो हर मंडे को जो है हम कृषि पर चर्चा करेंगे, हर ट्यूसडे को जो है व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करेंगे, बच्चों की पर्सनैलिटी। और हमने वहाँ पे युवा स्वावलंबन केंद्र भी बनाया है, नर्मदा युवा स्वावलंबन, मतलब जो है जो स्टेट और सेंटर की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप, उसके बारे में पूरा नॉलेज देना बच्चों को। उसके बाद मेक इन इंडिया है, वोकल फॉर लोकल, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना है। आज की युवा पीढ़ी को ये प्रेरित करना है कि खुद नौकरी मत ढूंढो भाई,
आप अपना स्टार्टअप बना के 2 नौकरियां दीजिए। सही है। भारतीय युवाओं का पूरी मानसिकता बदलना। अक्सर हम बात करते हैं सर नौकरी नहीं, अरे आप अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। आज जो है सरकार जो है हमारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, स्टेट में भी है, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनको युवाओं से जो है उनके नॉलेज देना, ये भी वहाँ पे तपोवन का एक है। तो जैसे मैंने बताया कि हर मंडे को हम जो है कृषि पे किसी न किसी विषय को लेके एक समूह बन जाएगा, धीरे धीरे वो हो जाएगा कि शाम को 6 से 7 या शाम को 5:30 से 7:30 का समय जो है वो सब लोग आए और किसी विषय पे लेके चर्चा हो और एक सार्थक चर्चा समाज में जाए। जैसे तपोवन को लेकर आप कह रहे हैं कि सिर्फ तपोवन डॉक्टर राजेश शर्मा की तपोभूमि ना बन के रह जाए, समाज की और भी वर्गों के लिए, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों या अन्य क्षेत्रों के लोग हों, उनके लिए भी एक सार्थकता साबित करे, उनके लिए भी तपोभूमि साबित हो। इसमें जिस प्रकार से आपने संस्कृत की बात कही सर, संस्कृत विद्यालय मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर हैं, सभी जिलों में हैं जी। और आप क्योंकि सोमवार से गुरुवार तक अलग अलग कार्यक्रम वहाँ रहेंगे आपके, तो क्योंकि संस्कृत आप खुद सीख रहे हैं जी। और अगर हम बात करें तो एक आध दिन ऐसा भी रहेगा कि संस्कृत के विद्यालय, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं संस्कृत के जो प्रख्यात पंडित बनने के लिए काम पढ़ाई करते हैं, उनके साथ भी कुछ सेमिनार सकते हैं, उनको भी लगे कि कम से कम तपोभूमि एक देव स्थल टाइप की एक अनुभूति उनको भी हो और एक दिन समाज में उनके लिए भी निकले। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हमने व्यक्तित्व विकास का जो डे रखा हुआ है, उस व्यक्तित्व विकास में ये था कि अगर कोई मान लीजिए जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं वो केंद्रीय विद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, उनसे जब बात हुई तो बोले साहब मैं वॉलंटरी आके जो है मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो है मैं पढ़ाऊंगा। अगर जो है नवदापुरम के कुछ बच्चे जो है उस दिन पर्टिकुलर आके 1 घंटा 2 घंटा मुफ्त में अगर समझना चाहते हैं तो देंगे। इस तरह से लोग आ रहे हैं सामने। जैसे एक योग टीचर हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे पता है कि बॉडी के जॉइंट्स किस तरह से मूव होते हैं, कौन सी मसल्स लगती हैं, लेकिन मैं आसन, मेरा अभ्यास नहीं है आसन का। तो एक यौगिक जो गुरु है वो हमको आसन बताए और मैं कमेंट्री दूं, साथ में मैं भी अभ्यास करूं, लेकिन मैं कमेंट्री दूं और हमारे जो सारे के सारे नागरिक जो योग कर रहे हैं और उस वक्त जो है किसी भी आसन में सर्वाइकल स्पाइन का क्या रोल है, गर्दन का दर्द क्यों ठीक होगा, बैक एक क्यों ठीक होगी, एसिडिटी क्यों ठीक होगी, बीपी कैसे कम हो सकता है, शुगर कैसे कम हो सकती है, और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो योग द्वारा कैसे उन पे हम मारक क्षमता डाल सकते हैं, इसका साइंटिफिक उदाहरण यदि हम देते हैं तो विश्वास करिए कि जहाँ इसको प्लेसिबो कहा जाता है सुनील जी, कि जहाँ पे विश्वास होता है ना, जैसे हम बोलते हैं यार वो डॉक्टर के पास चले जाओ, आधा वो अपनी बातों से ठीक कर देता है, तो वो डॉक्टर की बातों से ठीक नहीं होते, वो आपका विश्वास है इस डॉक्टर पे, तो आपका विश्वास ही आपको ठीक करता है। तो विश्वास, तो आप जब कोई यौगिक क्रिया कर रहे हैं तो उस विश्वास के साथ करना, ये अलग बात है थोड़ी सी, है ना। एक तो होता है कि मैकेनिकली शरीर ने भी योगा टीचर कर रहे हैं, ऐसा मोड़ो हाथ तो ऐसा मोड़ दिया। अब दूसरा जो है ऐसा मोड़ने से हो क्या रहा है, आपके भीतर क्या घट रहा है, उन विचारों के साथ बने रहना, उस विश्वास के साथ बन के वो आसन करना, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये भी हम करने जा रहे हैं। एक और सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से मिला हूँ जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन शायद आप बिरले उनमें से एक ऐसे हैं जो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद की भी बात करते हैं, आध्यात्म की भी बात करते हैं। क्योंकि जितने डॉक्टरों को मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन वो कभी भी एलोपैथी से हट के बात नहीं करते। कभी भी उनसे बीमारी पूछें तो उस बीमारी का समाधान वो एलोपैथी में बताएंगे, कभी आयुर्वेद नहीं बताते। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, योग मतलब जोड़ना है, लोगों को भी जोड़ रहे हैं आप, योग की भी बात करें, सिखाने की बात करें, ये परिवर्तन कहाँ से आया कि एलोपैथी से सीधे आध्यात्म और आयुर्वेद की तरफ? सुनील जी, ये दुर्भाग्य है सच में। मेरे शब्द थोड़े से नागवार हो सकते हैं कुछ दर्शकों को, लेकिन अगर संभव हो सके तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, हमारा खुद का वैदिक ज्ञान, मैं वेस्टर्न मेडिकल फिलॉसफी को नकारता नहीं हूँ मैं, लेकिन आज हर रोग केवल पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति से ही ठीक हो सकता है, ये कहना पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ना। जो वेस्टर्न साइंस है, ऑपरेशन करना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है, हार्ट की सर्जरी करनी है, फ्रैक्चर हो गया उसको ऑपरेट करने का है, या फिर सर्जिकल शल्य चिकित्सा तो उस वक्त भी थी,
लेकिन किसी कारण से हमारा जो अथर्ववेद है, आयुर्वेद जहाँ से निकला है, वो धीरे धीरे वो पीछे होता गया। ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी गुरुकुल पद्धति को ही बदल दिया, पूरा बदल दिया है ना। आज जो भारत है, हम ब्लाइंडली जो है उस ब्रिटिशर्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। हमारा जो चिंतन था, हमारे गुरुकुल का जो श्रुति और स्मृति से जो लेसन दिए जाते थे, वो खत्म हो गए। तो मेरा अगर बस चले तो मैं इस MBBS का जो है आमूल चूल परिवर्तित कर दूं, मैं MBBS को, कि हमारा भारतीय जो डॉक्टर हो वो पूर्ण रूप से वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ साथ में हमारा जो भारतीय चिकित्सा जो विद्या है उसका भी वो ग्रेजुएट हो। वो जो कोर्स करे वो खाली MBBS कोर्स ना हो, उसमें आयुर्वेदा हो, उसमें नेचुरोपैथी हो, उसमें योग विज्ञान हो, उसमें वैदिक नॉलेज हो, तो पूर्ण रूप से एक चिकित्सक पैदा हो। तभी ये संभव है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी के जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो हमारी ही इस चीज़ को थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल, हम उनको थोड़ा सा एक अपना जो है एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना, जैसे एक है ना, एक सौतेला व्यवहार करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कंडेम नहीं करता है कि मैं स्वयं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आयुर्वेद जो है वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेदाचार्य जो है केवल एक नब्ज देख के बीमारी का पता लगा लेते। बिल्कुल, आयुर्वेदाचार्य सामने से कोई व्यक्ति चल के आ रहा 100 फीट दूर से, उसकी कद काठी, उसके बालों का आकार, उसे चेहरे का आकार, उससे पता चल जाता है कि वो पित्त प्रधान है, वात प्रधान है, कफ प्रधान है, मिक्सचर कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी होगी, उसे कौन सा रंग अच्छा लगता होगा, कौन सा मौसम अच्छा लगता होगा, कौन सा खाना अच्छा लगता होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ये तो वो उस व्यक्ति को उसके बैठने से पहले जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो बता सकते हैं। आयुर्वेद बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिसी में, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कुछ ना कुछ, आयुष डिपार्टमेंट ज़रूर है, लेकिन दोनों में अभी भिन्नता है। तो एक नया कोर्स होना चाहिए जिसमें जो है हम हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इसको हृदय से लगा के एक नए तरीके से जो है एक MBBS का कोर्स बनाएं, जिसमें जो है इसका भी सम्मिलित होना ज़रूरी, मुझे ऐसा लगता है। तपोवन की हम सर वापस आते हैं। तपोवन में अगर कोई व्यक्ति, सिर्फ नर्मदापुरम का नहीं, मध्य प्रदेश या देश में जहाँ भी लोग देख रहे हैं आपको, वो आना चाहे या तपोवन देखना चाहे या आपसे मिलना चाहे, कैसे संपर्क कर सकता है, कब मिल सकता है? दरवाजे खुले हैं सोमवार से लेके गुरुवार। क्या जब मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ तब भी वहाँ पे जो है आप बिल्कुल आ सकते हैं। आपका कक्ष है, आप वहाँ बैठ के साधना कर सकते हैं, सामने नर्मदा जी का मंदिर है, ठीक है। आपको एक व्यक्तिगत अनुभव होती होगी, उसमें मेरा रहना आवश्यक नहीं है। मुझसे मिलने के लिए तो आप आएँ, लेकिन आप तपोवन का अनुभव करना चाहते हैं, आप शाम से लेके अगले दिन तक रहना चाहते हैं, बहुत सुंदर अनुभव है वहाँ पे आके। आप अगर कुछ अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो आप 2-4-5 घंटा में बैठ सकते हैं। तो एक आश्रम जैसा है वो मेरा निवास ज़रूर है, लेकिन उसमें एक अलग ऊर्जा जो है विद्यमान है। और चूँकि सामने ही नर्मदा जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्जनों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की जो है वो घंटी बजती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वेदों मंत्र चलते रहते हैं, उसी ध्वनि बैकग्राउंड में आती रहती है। तो एक अच्छा, एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है वो। मतलब आम लोगों के लिए 7 दिन 24 घंटे तपोवन के दरवाजे। स्वागत है सुनील भाई आपका जी। चलिए, तपोवन के दरवाजे 7 दिन और 24 घंटे के लिए खुले हैं, और आप सभी से भी एक निवेदन यही है कि आप तपोवन एक बार जरूर जाइए। जो आधुनिकता की चकाचौंध में है, ऐसी इमारतें बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर आप तपोवन जाएंगे, जो सुकून है, मन की शांति है, वो आपको तपोवन में जरूर मिलेगी। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो सफल व्यक्ति हैं या संपन्न व्यक्ति हैं समाज के, हर जिले में एक ऐसा ही तपोवन डॉक्टर साहब के कॉन्सेप्ट को लेकर बनना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी रूबरू हो। एक उनके मन में भी एक प्रेरणा जागे कि हमें भौतिकता की ओर नहीं भागना है, आयुर्वेद, योगा और हमारी जो भारतीय पद्धति है उसकी तरफ ही लौटना पड़ेगा। तभी हम जीवन को सार्थकता के साथ जी पाएंगे। जीना इसी का नाम में आज इतना ही। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।